बहुजन समाज के प्रणेता का लक्ष्य। 13 व 14 अक्टूबर 2002 नागपुर में मानवर कांशीराम जी के उद्गार। आज से 100 साल पहले कोल्हापुर में 16 जुलाई 1902 में छत्रपति साहू जी महाराज का जमाना कुछ ऐसा जमाना था कि बहुजन समाज की आबादी 100 में से 85% होने के बावजूद उन्हें नौकरी के लायक नहीं समझा जाता था। इस बात को सबसे पहले महामना ज्योतिबा फुले ने समझा कि इतने ज़्यादा लोग 100 में से 85% लोग जो ब्राह्मणवाद के चलते नौकरी करने लायक नहीं थे। 1847 में महामना ज्योतिबा फुले ने उनको इस लायक बनाने की शुरुआत की। प्राथमिक शिक्षा का प्रबंध किया 1801 तक, जब तक वो जिंदा रहे। उन्होंने उनको लायक बनाने की कोशिश जारी रखी। उनके पास ज़्यादा साधन न होने के कारण उन्होंने इन लोगों को लायक बनाने की कोशिश जारी रखी। लायक बनाकर 1902 में उनकी इस बात का एहसास हुआ कि जितनी लायकी उनके छोटे से राज्य का कारोबार चलाने के लिए चाहिए, शूद्र समाज के लोग इस कारोबार को चलाने के लायक बन चुके हैं। इसलिए उन्होंने 26 जुलाई 1902 को आरक्षण की शुरुआत की और अपने छोटे से राज्य को चलाने का प्रबंध किया। इस तरह से जो पिछड़े गए समाज के लोग थे, उनमें लायकी पैदा करके अपने छोटे से राज्य को चलाने का प्रबंध उन्होंने 26 जुलाई 1902 को शुरू किया। ऐसा प्रबंध करने के बाद उन्होंने 1922 तक, जब तक वो जिंदा रहे, अपने छोटे से राज्य का कारोबार सही ढंग से चलाते रहे। महाराष्ट्र के लोगों को अच्छी तरह से मालूम है कि 1818 तक, जब तक महामना ज्योतिबा फुले पैदा नहीं हुए थे, तब तक महाराष्ट्र में पेशवा का राज चलता था। पेशवा के राज के बारे में 1936 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उनका वर्णन किया है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1936 में जात पात का बीज नाश करने के लिए जाति भेद का उच्छेद नामक जो किताब लिखी, उसकी शुरुआत पेशवा के राज से शुरू की गई है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का मुख्य लक्ष्य था जात पात का बीज नाश और मनुवाद का लक्ष्य था जात पात को टिकाए रखना। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो 1956 में धर्म परिवर्तन किया, उसमें उन्होंने बहुत सी बातों पर गौर किया, लेकिन उनका मुख्य लक्ष्य ये रहा कि जिस धर्म यानी बौद्ध धर्म को वे अपनाना चाहते हैं, उसमें वर्ण व्यवस्था और जात पात नहीं होनी चाहिए। इसलिए उसमें क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, बहुत कुछ मेरी गैर हाजिरी में आप लोगों के सामने बातें रखी गई हैं। लेकिन ये बात किसी ने नहीं रखी होगी कि जिस धर्म को वो अपनाना चाहते थे, उसमें वर्ण व्यवस्था और जात पात नहीं होनी चाहिए। लेकिन ब्राह्मणवादी समाज का मुख्य लक्ष्य था जात पात का होना जरूरी है। इसलिए इस विषय पर तो बाद में आएगी, लेकिन ये बताना मैं ज़रूरी समझा कि मनुवादी समाज में, ब्राह्मणवादी समाज में जात पात को जिंदा रखना, ये ब्राह्मणवादी समाज का मुख्य लक्ष्य रहा है। छत्रपति साहू जी महाराज भी जात पात से दुखी थे, इसलिए उन्होंने फॉरवर्ड और बैकवर्ड का मानक इस तरह से तय किया कि मनुवादी उच्च वर्ग के लोगों को छोड़कर बाकी सब लोगों को पिछड़े वर्ग के लोग करार दिया और उनके लिए 26 जुलाई 1902 में आरक्षण का प्रबंध किया। लेकिन 26 जुलाई 1902 से लेकर 1922 तक, जब तक साहू जी महाराज जिंदा रहे, उस वक्त तक पिछड़े वर्ग का क्राइटेरिया और रहा और उसके बाद बदलाव शुरू हुआ। उनकी गैर हाजिरी में देश के हालात बदले। फर्स्ट इंडिया एक्ट जो 1919 में बना था भारत देश का कारोबार चलाने के लिए, उसकी जगह दूसरा एक्ट बनाने की ज़रूरत अंग्रेज़ों को महसूस हुई। अंग्रेज़ों ने उस वक्त के हालात को ध्यान में रखकर लंदन में इस देश के नेताओं को बुलाया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के नेताओं को और अछूतों का प्रतिनिधित्व करने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भी बुलाया गया।
1930-31 और 1932 की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस गोलमेज सम्मेलन में उन अछूतों की वकालत बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने की। उस वक्त के आधार पर उन्होंने अंग्रेजों से मनवाया कि वर्ण व्यवस्था और जाति के आधार पर सबसे ज़्यादा अन्याय अछूतों के साथ हुआ। अंग्रेजों ने इस बात को माना और इसी बात पर कम्युनल अवार्ड दिया। अवार्ड हासिल करने के बाद बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर महाराष्ट्र पहुँचे। उस दिन से बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने अछूत समाज के लोगों से कहना शुरू किया कि आप लोग इस देश के असली बाशिंदे थे। आर्य लोग बाद में आए, उसके बाद मुसलमान आए, मुसलमानों के किस्म किस्म के गुण आए, उसके बाद यूरोप के लोग आए और आखिर में अंग्रेज़ों का राज इस देश में आया। अंग्रेज लोग, यूरोपियन लोग अपने साथ अपने देश की सभ्यता को भी ले आए। उस सभ्यता के कारण इस देश में देश में राजपाट चलाने के लिए एक नया माहौल पैदा हुआ। छुआछूत की बात उनकी समझ से बाहर थी। जो लोग गंदे से गंदा काम करते थे, अंग्रेजों ने उन लोगों को बड़े पैमाने पर खाना बनाने का काम सौंपा। जिन लोगों को रसोई के बाहर तक ब्राह्मणवादी समाज व्यवस्था के चलते जाना मना था, उन लोगों को किचन में जगह मिली। इस किस्म का परिवर्तन अंग्रेजों के राज में शुरू हुआ। आपने आगे कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को भारत में शिक्षा हासिल करने के बाद विदेशों के जाने का मौका मिला। जहां अंग्रेजों की सभ्यता थी, वह सब जानने का मौका मिला। ये सब जानने के बाद बाबा साहेब को लगा कि छुआछूत बाकी देशों में नहीं है, भारत में भी इसका अंत होना चाहिए। ऐसी धारणा को लेकर वो भारत वापस आए तो उन्होंने छुआछूत का अंत करने के लिए गंगाराम कांबले, एक अछूत, को एक होटल खोल कर दिया, जहाँ पर साहू जी महाराज खुद चाय पीने जाते थे। इस तरह से ऐसे लोगों के लिए आरक्षण के साथ साथ इस बात को समझना जरूरी है, आरक्षण के अलावा छुआछूत के अंत के बारे में उन लोगों को महामना ज्योतिबा फुले और छत्रपति साहू जी महाराज के बारे में ज़्यादा सराहना करनी ज़रूरी है। इसलिए इस मूवमेंट को, यानी आंदोलन को, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने छुआछूत का अंत करने के लिए छुआछूत के खिलाफ अपनी मुहिम जारी रखी। जब उनको संविधान लिखने का मौका मिला तो उस नए संविधान में संवैधानिक तौर पर 26 जनवरी 1950 को लागू किए गए संविधान में बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी कलम से लिखा कि कानूनी तौर पर छुआछूत का अंत 26 जनवरी 1950 के बाद से किया जाता है। लेकिन उसके बाद में भी एविडेंस, यानी सबूत है कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर अपने आप को महार अछूत लिखते रहे, महार जाति में, अछूत जाति में पैदा हुए। उनको इस बात का एहसास था कि कानूनी तौर पर संविधान में मैंने लिख दिया है कि कानून में तो 26 जनवरी 1950 से छुआछूत का अंत हो गया है, लेकिन उसके बाद भी ज़िंदगी में छुआछूत चलती रहेगी। इसलिए जब तक ज़िंदगी में इसका अंत नहीं होता है, तब तक मुझे अपना आंदोलन जारी रखना है। कि आज भी आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि ज़िंदगी में आज तक 50 साल से ज़्यादा समय बीतने के बाद, कानूनी तौर पर छुआछूत का अंत होने के बाद, ज़िंदगी में आज भी छुआछूत का अंत नहीं हुआ। किसी न किसी कोने में थोड़े पैमाने पर या बड़े पैमाने पर छुआछूत चल रहा है। इसलिए साथियों, इस छुआछूत का अंत करने के लिए महामना ज्योतिबा फुले, छत्रपति साहू जी महाराज, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर, इन तीनों महापुरुषों को बड़े पैमाने पर छुआछूत के खिलाफ संघर्ष करना पड़ा। बल्कि इन तीनों महापुरुषों के संघर्षों का नतीजा है कि 26 जनवरी 1950 को जो भारत का संविधान बना, उसमें बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी कलम से लिखा है कि इस नए संविधान में कानूनी तौर पर छुआछूत का अंत किया जाता है। उनको इस बात का एहसास था कि कानूनी तौर पर छुआछूत का अंत करने के बाद भी ज़िंदगी में छुआछूत चलता रहेगा। इसलिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी का ये आदर्श बनाया कि जब तक छुआछूत चलता रहेगा तब तक उसके खिलाफ हमारा संघर्ष भी चलता रहेगा। इसलिए महामना ज्योतिबा फुले, छत्रपति साहू जी महाराज और बाबा साहब के बारे में हमेशा सोचता हूँ कि सबसे बड़ा काम
जो इन महापुरुषों ने अपनी ज़िंदगी में किया वो काम है छुआछूत का अंत करने, फिर उसके बाद अनपढ़ लोगों को पढ़ने लिखने का मौका। इसलिए खासकर जो लोग हज़ारों साल तक छुआछूत का शिकार करते रहे उन लोगों को इन तीनों के बारे में जानकारी रखना ज़रूरी है। छुआछूत का अंत, पढ़ने लिखने की शुरुआत, पढ़ने लिखने के बाद आरक्षण है। आरक्षण भी कई किस्म का है, इसलिए इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखकर मैंने अपनी तरफ से और इसलिए इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखकर मैंने अपनी तरफ से और अपने समाज की तरफ से जिनके लिए ये तीनों मुश्किलें बनी थीं उनके लिए मूवमेंट चलाया और स्वयं को ऐसे तीनों महापुरुषों का ऋणी महसूस करता हूँ। आपने आगे कहा है कि इसलिए आरक्षण के बारे में जिसको 100 साल पूरे हो गए हैं उसके बारे में काफ़ी बात मैं पहले खासकर छत्रपति शिवाजी जी महाराज ने जो काम किया है और 1922 के बाद जो हालात बदले, उन बदले हुए हालात में 1919 के ईस्ट इंडिया एक्ट के बाद 1935 में जो सेकंड इंडिया एक्ट लागू हुआ उस वक्त तक की काफ़ी बातें मैं कल यानी 13 अक्टूबर 2002 कह चुका हूँ। लेकिन आज 14 अक्टूबर 2002 फिर मैं उसी से शुरू करता हूँ, क्योंकि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने अंग्रेज़ों के सामने 1930, 31, 32 में हम लोगों के लिए जो वकालत की, उस वकालत के आधार पर पृथक निर्वाचन क्षेत्र, वोट का अधिकार, हमारे लिए ऐसा अधिकार लेकर बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर भारत वापस आए। भारत में वापस आकर जिन लोगों में वो पैदा हुए उन लोगों के बीच गए और उन लोगों से कहा कि मैं आप लोगों के लिए ज़िंदगी के हर क्षेत्र में बहुत अधिकार लेकर दिए हैं, लेकिन इस मौके पर जो अधिकार, वोट का अधिकार मैं लेकर आया हूँ, ये ऐसा अधिकार है जिसका इस्तेमाल करके इस देश के असली बासिंदे फिर से इस देश के मालिक बन सकते हैं। माननीय घासीराम जी ने कहा कि आज 2002 है, ठीक 70 साल पहले 1932 में बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने लोगों से कहा कि इस वोट के अधिकार का इस्तेमाल करके आप लोग आर्यन लोगों के आने से पहले जो आगे लोगों की हालत इस देश के मालिक थी उस हालत को फिर से प्राप्त कर सकते हैं। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की कही इस बात को 70 साल बीत गए हैं, लेकिन आज तक हम लोग इस बात पर अमल नहीं कर पाते हैं। ये भी सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है कि जो बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 70 साल पहले बताई उस बात पर हम आज तक अमल नहीं कर पाए हैं। खासकर महाराष्ट्र में जब हमारे नेता हमें कहते हैं कि ये काम हो सकत नहीं, और महाराष्ट्र के लोगों ने इस बात को माना कि बाबा साहब ने 70 साल पहले हमें ऐसी सलाह, शासक बनने की सलाह दी है जिसको हम कामयाब नहीं बना सकते। जो काम शासक बनने का काम हो सकत नहीं, उसी काम को पिछले कई साल से मायावती मुझे कहती रही हैं कि ये काम हो सकत है। उस समय जब मैं भी कोशिश में लगा था, लेकिन ओपनली खुले रूप में कहने के लिए तैयार नहीं था कि ये काम हो सकत है, क्योंकि जब मैं महाराष्ट्र में आया तो आप लोगों से ही मैंने सुना था कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि जाओ अपनी दीवारों पर लिख दो कि हमें इस देश का शासनकर्ता जमात बनना है। मैंने देखा कि पंजाब में जहाँ मैं पैदा हुआ वहाँ अगर पक्की दीवारें नहीं थीं, कच्ची भी नज़र नहीं आती थी, ऐसे लोगों को बाबा साहब ने 70 साल पहले सलाह दी थी कि मैं आपके लिए ऐसा अधिकार यानी वोट का अधिकार लाया हूँ जिस अधिकार का इस्तेमाल करके आप देश का शासनकर्ता जमात बन सकते हैं। मैंने बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को देखा नहीं, बाबा साहब को सुना नहीं, लेकिन जब मैं महाराष्ट्र में आया तो आप लोगों के नेताओं से ही मैंने ये बात सुनी है और बार बार सुनी है कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने ऐसा कहा था। 1976 तक जब मैंने महाराष्ट्र छोड़ा तो लोगों को इतना एहसास हो चुका था कि महाराष्ट्र के नेताओं ने लोगों को रजामंद कर लिया था कि जो बाबा साहेब ने 1932 में कहा है वो काम हो सकत नहीं। नेता ही नहीं कहते थे बल्कि लोग मान भी गए थे। आपने आगे कहा कि जिस महार शब्द से बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर पीछा छुड़ाना चाहते थे
और वो महार समाज के लालची लोगों के सामने बीजेपी की सरकार ने आरक्षण रख दिया कि अगर आरक्षण चाहिए तो हम देने को तैयार हैं, लेकिन अपने नाम के साथ लिखा करो कि हम असली महार हैं, नकली बौद्ध हैं। आज हम नकली बौद्ध हैं लेकिन असली महार हैं। ये हमारा सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र है कि हम असली महार हैं। जिस जाति का बीज नाश करना 1936 में बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर चाहते थे, आज प्रमाण पत्र देकर आप लोग प्रमाण पत्र लेकर आप लोग घूम रहे हैं। आज 2002 है और 4 साल के अंदर 2006 आने वाला है। बाबा साहब के धर्मांतरण के दिन हम लोग स्वर्ण जयंती मनाने वाले हैं। जब हम लोग गोल्डन जुबली यानी स्वर्ण जयंती मनाएंगे, उस वक्त तक महारों के पास अपनी महार जाति की सर्टिफिकेट नज़र आएगी। आप लोगों ने मुझे बैठने का बंदोबस्त कर दिया है, इसलिए मुझे पहले ही बताना पड़ गया है कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के बौद्ध धर्म अपनाने के बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे बड़ा कारण बौद्ध धर्म में जात पात का बीजनाश है। जात पात का बीजनाश, जात पात के बीजनाश की बात 1936 में बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखी, लेकिन 2006 में भी आपका सर्टिफिकेट बताएगा कि 1936 में बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की कही बात को हम लोगों ने 2006 तक भी नहीं माना। ये भी ध्यान से सोचने समझने वाली बात है। तो इसलिए जात पात का बीजनाश और छुआछूत का अंत, पढ़ाई लिखाई की शुरुआत, आरक्षण की शुरुआत, ये सारी बातें जो हम लोग जिंदा हैं उन लोगों के लिए सारी बातों को सोचना समझना आज भी ज़रूरी है। आपने आगे कहा कि 2006 तक कौन जिंदा रहेगा, कौन नहीं रहेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन आज तो हम जिंदा हैं। आज तो हम सोचने और समझने लायक हैं। हमारे साथ क्या क्या बीता है साथियों। मैं अपनी बात विस्तार में नहीं, चलते चलते मैं अपनी बात कहना चाहूँगा कि हम लोग हजारों साल से छुआछूत का शिकार रहे हैं। जात के आधार पर हमें अछूत माना गया, हमारे बुजुर्गों को अछूत बनकर जीना पड़ा। इसीलिए हमारे लोगों की मुश्किल थी कि छुआछूत का अंत करने की, जिसके लिए 1866 में महामना फुले ने शुरुआत की। 20वीं शताब्दी के शुरू में छत्रपति साहू जी महाराज ने इस बात को आगे बढ़ाया और 1848 से हमारी अनपढ़ता का अंत करने के लिए महामना ज्योतिबा फुले से हमारे लिए प्राथमिक स्कूल खोले। 20वीं सदी के शुरू में छत्रपति साहू जी महाराज ने हमारे लिए उच्च शिक्षा के लिए बंदोबस्त किया और 26 जुलाई 1902 से आरक्षण की शुरुआत करके हम लोगों को कोल्हापुर के छोटे से राज्य में राजपाट चलाने के लिए प्रबंध शुरू किया। इसलिए इन 4 बातों की तरफ मैं आप लोगों का ध्यान दिलाना मैं ज़रूरी समझता हूँ। लोग इन मुश्किलों और मुसीबतों के बारे में बोलना चाहते हैं, उन लोगों को 4 बातों का ध्यान दिलाना मैं ज़रूरी समझता हूँ। इसके लिए बाबा साहब को क्या क्या उपाय करने पड़े। आज बहुत से लोग हैं जो महार जाति का प्रमाण पत्र लेकर घूमते हैं, लेकिन अपने आप को महार कहलाना बुरा समझते हैं। बाबा साहब ने ऐसा कुछ नहीं समझा। 1920 में पहली बार महार परिषद बुलाकर महारों के लिए 15 प्रस्ताव पास किए, पहली कोल्हापुर में, और 1936 में दूसरी बार महार परिषद बॉम्बे में बुलाकर घोषित किया कि मैं महार जाति में पैदा तो हो गया हूँ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन महार रहते हुए मरूंगा नहीं, ये मेरे बस में है। लेकिन जिन्होंने महार का अंत करने के लिए कुछ भी नहीं किया, वो लोग आज मेरे साथ चलने वाले लोगों को कहते हैं। हमारे बॉम्बे के अध्यक्ष हैं विलास गरुड़ को कहते हैं कि तू तो महार बन गया है, अपन तो बुद्धिस्ट झाले, अपन कुछ किए कराए बगैर बुद्धिस्ट झाले, तू महार बन गया है। ऐसा मुझे गरुड़ से पता चला। मुझे और भी बहुत लोगों ने कहा है कि खास कर कि विदर्भ के लोगों को अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैं सोचता हूँ और कहता हूँ कि कहीं और जगह नहीं तो कम से कम विदर्भ वालों को शर्म आनी चाहिए, और उनमें से भी खासकर नागपुर वालों को शर्म आनी चाहिए, जहाँ 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने महार का अंत किया। 2006 में हम धम्म चक्र परिवर्तन की स्वर्ण जयंती मनाने की तैयारी कर रहे हैं। जात पात का अंत करने के लिए हम गोल्डन जुबली मनाने की तैयारी कर रहे हैं।
सिर्फ 4 साल बाकी हैं ये कहने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, जो आपने हमें 70 सलाह दी थी, 70 साल तक हमने नहीं मानी। हम वोट का इस्तेमाल करके इस देश की शासनकर्ता जमात बन सकते हैं। 70 साल तक हमने नहीं मानी, लेकिन आज हम आपकी सलाह को मानकर इस देश के हुक्मरान बन सकते हैं। आज हम लोग उस बात को भी मान चुके हैं। आहिस्ता आहिस्ता करके हम आपकी सारी बातों को मानकर जो इस देश में परिवर्तन आप चाहते थे, उस परिवर्तन की लड़ाई में काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। ये बात ठीक है कि हम अब तक काफ़ी नालायक रहे हैं और नालायकी के कारण हमें इस काम में बहुत देर लगी है, और हो सकता है कि हम महाराष्ट्र में भी जो महार का सर्टिफिकेट लेकर घूम रहे हैं, उस सर्टिफिकेट को भी उनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम जल्दी से जल्दी आरक्षण लेने वाले नहीं, आरक्षण देने वाले बन जाएंगे। फुले, साहू, अम्बेडकर, इन तीनों महापुरुषों का संघर्ष हम पूरी तरह से अमल में लाएंगे। इसलिए 2001 की जनगणना तो हो चुकी है, लेकिन 2011 की जनगणना बताएगी कि आपके सपनों को साकार करने के लिए वह काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। आपने आगे कहा कि इसलिए साथियों, आरक्षण के बारे में छत्रपति साहू जी महाराज ने 100 साल पहले जो शुरू किया था, वो आहिस्ता आहिस्ता 100 साल के अंदर मूवमेंट बन गया। पहले शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब 1935 में, फिर 1950 में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कोशिश की कि ओबीसी अन्य पिछड़े वर्ग को भी वह अधिकार मिल जाएं जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को मिले हैं, लेकिन बहुत लंबे अरसे तक वह अधिकार नहीं मिले। ओबीसी के लोग बहुत पीछे रह गए। फिर हम लोगों ने अधिकार मिलने से पहले शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी मिलाकर जाति के आधार पर तोड़े गए लोगों को जोड़कर हम लोगों ने बहुजन समाज बनाया। बहुजन समाज बनाने की 1984 में हमने शुरुआत की। आहिस्ता आहिस्ता बहुजन समाज बन गया, हमारा वोट बैंक बढ़ता गया। जो 1935 में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हमें सलाह दी थी कि आप लोग अपने वोट का सही इस्तेमाल करके इस देश के हुक्मरान बन सकते हैं, देर लग गई। इसके लिए हम शर्मिंदा हैं। इसके लिए हम लोगों ने देर के बावजूद कोशिश जारी रखी, और 21वीं सदी के अंत होने से पहले हम दिखा देंगे कि जाति के आधार पर तोड़े हुए लोगों को जोड़कर हम लोग इस देश के हुक्मरान बन चुके हैं। आप बाबा साहब जो चाहते हैं